And आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा से जुड़ी खबर है, जहां फेज कक्षा 1 से लेकर के 5 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उर्दू में 1320 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, बांग्ला में 30 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और छठी से 8वीं के लैंग्वेज का भी रिजल्ट जारी हो गया है और लैंग्वेज में 78 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर पूरी खबर बताएंगे। रजनीश, क्या खबर है? देखिए, बारी बारी से जो है विषयवार जो है और वर्ग के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आज जो है दिन में 9वीं 10वीं के साथ साथ 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था कंप्यूटर का, और 9वीं 10वीं में मैथ का रिजल्ट जारी किया गया था। इसके साथ ही लगातार इंतजार में थे अभ्यर्थी, क्योंकि आखिरी में जो है 1 to 5 के रिजल्ट जारी करने की घोषणा हुई थी। तो आज 1 to 5 का रिजल्ट आ गया है और इस वक्त हम बता दें आपको कि जो लैंग्वेज है यानी हिंदी और इंग्लिश जो कंबाइंड है, उसमें कुल 78 अभ्यर्थी जो है लैंग्वेज में सफल हुए हैं। इसके साथ साथ जो जनरल है यानी सामान्य में जो है कुल मिलाकर ये कहें कि 1837 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके साथ साथ उर्दू है, बांग्ला है, उसमें भी रिजल्ट का परसेंटेज जो है ठीक ठाक है, हालांकि कट ऑफ काफी हाई गया है। वहीं 6 to 8 के सोशल साइंस का रिजल्ट बचा हुआ था, उसमें भी 78 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो विषयवार जो है रिजल्ट लगातार जारी हो रहा है। कुछ और विषय के रिजल्ट बचे हुए हैं, वो भी कल तक जारी होगा। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो रहा है विषयवार तरीके से और एक एक रिजल्ट के बारे में पूरी सूचना न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, वो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। और जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों को और हवा मिल गई जब बुधवार को अचानक से नीतीश की आवाज पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। वैसे गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसके अगले दिन यानी 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है। इससे पहले ही लगातार नीतीश अपने नेताओं से क्यों फीडबैक ले रहे हैं, इसी को लेकर कयासों को टटोलती ये रिपोर्ट देखिए। जनता दल में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में लगता है कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। जेडीयू में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक से पहले पार्टी के नेताओं से नीतीश 1 to 1 मुलाकात करते दिखे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुधवार को जेडीयू में बढ़ी हलचल ने कयासों को और हवा दे दी। तभी ये सवाल सियासी हलके में सामने आ रही है कि क्या वाकई जेडीयू में कुछ होने वाला है। हालांकि बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद सभी नेता सीएम को बधाई देने पहुंचे थे। ललन सिंह को लेकर कहीं कोई बात नहीं है। नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने आए थे। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। कयासबाजी के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में आनंद मोहन इसे औपचारिक भेंट बताते हुए खुद के जेडीयू में जाने की खबरों से इनकार किया। अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मतलब बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। जेडीयू के भीतर चल रही हलचल पर कांग्रेस की भी नजर है। पार्टी नेता अजित शर्मा कहते हैं ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, पर लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन को एकजुट होकर लड़ना होगा।
ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी इसका जवाब देंगे, लेकिन वो क्यों बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, कारण क्या है, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हमें लगता है कि अभी जो देश की स्थिति है, सबको एकजुट रहना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, उसके बाद जो होना चाहिए होगा। पहले आरसीपी सिंह, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब कयास ललन सिंह को लेकर लगाए जा रहे हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जा रहा है कि यदि बीजेपी से नजदीकियों के चलते आरसीपी को पार्टी से हटाया गया, तो क्या ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी की खबर ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है? वैसे 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की नजरें हैं, जिससे तस्वीरें साफ हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर जेडीयू की बैठक से पहले ललन सिंह को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा काफी तेज है, जिस पर जेडीयू नेता अपनी तरफ से सफाई देकर सारी अटकलों को बकवास बताने में लगे हैं। और इसी कड़ी में मंत्री और जेडीयू नेता जयंत राज ने भी सफाई दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर जयंत राज ने कहा कि जो भी होगा 29 दिसंबर की बैठक में तय होगा। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, अगर वो होगा तो पार्टी का आंतरिक मामला। कहा जा रहा है कि राजद से ललन सिंह जी की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी, यही कारण है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो। ये जानकारी शायद मीडिया के लोगों को शायद ये जानकारी है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी इस तरह का नहीं है। और जो भी होगा तो पार्टी के फोरम पे ही बात का चर्चा होगा, क्योंकि बैठक हो ही रहा है। हम लोगों से तो पहले आप ही लोगों को सब बात की जानकारी मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से जानकारियां आती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद नवादा के चंदन के परिवार से मिलने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह उनके घर पहुंचे। वारसलीगंज के नारो मुरार गांव में शहीद चंदन के परिवार से मिलकर गिरिराज सिंह ने सांत्वना दी और पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को नौकरी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने नीतीश और सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार के एक बेटे की शहादत का अपमान का आरोप लगाया। आरोप है कि बिहार सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अब तक शोक संतप्त परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। आपको बताएंगे 21 दिसंबर को पुंछ में आतंकी हमले में चंदन कुमार शहीद हो गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, बेटा तो लौट के आता नहीं है, चंदन लौट के आएंगे नहीं। देश के लिए शहीद हुए हैं, यही गर्व है। लेकिन दुख है गांव के लोगों का, उनके परिजनों का, कि बिहार सरकार एक तो पटना में लैंड नहीं करवाया, गया में लैंड करवाया और कोई उनके मंत्री संतरी नहीं आए। ये मैं समझता हूँ कि सेना के प्रति, शहीद के प्रति अपमान है। ये नीतीश बाबू के लिए दुखद बात है। इन्होंने अपना प्रॉब्लम कहा है, एक बच्चे को हमें नौकरी मिले। निश्चित रूप से राजनाथ जी को हम मिल करके लिख करके देंगे। बेगूसराय में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेगूसराय जंगल राज और गुंडा राज के आगोश में चला गया। बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी सरकार यहां पर भ्रष्ट पदाधिकारी पर एक्शन नहीं ले रही और भ्रष्ट पदाधिकारी माफियाओं से गठजोड़ कर अवैध कमाई में लगे हैं। आप बेगूसराय जैसे जिले में जो संवेदनशील है, औद्योगिक, बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहां अच्छे प्रशासक, ईमानदार प्रशासक की जरूरत है, लेकिन ये सरकार आखिर क्यों बेगूसराय को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे लोगों की जमात को बैठा रही है। आज वास्तु विहार के अंदर 3 घरों में डकैती, रतन मंदिर ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती होता है, आधा घंटा, 2-2 थाना अगल बगल। ये प्रशासन की अकर्मण्यता साफ झलका रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मीना बाजार और मेहंदीगंज में विशेष शिविर का आयोजन हुआ और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे।
समृद्धि सामान्य लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है। पहले इस समृद्धि के लिए लोग बैंकों के दरवाजों पर या अधिकारियों के दफ्तरों में भटकते थे। आज जनप्रतिनिधि और बैंक और सरकारी अधिकारी आज जनता तक जा रहे हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। यह उभरते हुए और विकसित भारत का एक प्रमाण है। ये जो मोदी जी की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है। मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है। तो आज 2 लाख रथ चल रहे हैं पूरे देश में। हमारे लोकसभा में भी चल रहे हैं, पटना साहिब विधानसभा में भी चल रहे हैं। और आज तो मोदी जी ने यहाँ पर देश के लाभार्थियों से भी बात की। उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, फुटपाथ में रेडी पटरी वालों को लोन मिले, मुद्रा योजना में सहयोग मिले, लाखों रुपए मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने अमृतकाल में दरभंगा वासियों को अमृत भारत ट्रेन की ऐतिहासिक सौगात दी है। अब मिथिला के लोग सीधे अयोध्या जाकर राम की जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन और पूजा कर पाएंगे। जल्द ही इसके उद्घाटन की तारीख भी तय होगी। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी जल्द दरभंगा से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन के माध्यम से अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 22 जनवरी का, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करने जा रहे हैं, तो यह ट्रेन अयोध्या दर्शन करने के लिए भी राम और सीता का दर्शन जो होगा, मिथिला के लोग जाएंगे, उसके लिए भी यह वरदान साबित होगा। ईडी के समन पर लालू प्रसाद और तेजस्वी के हाजिर नहीं होने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला बोला है। और दिव्य मंदिर बन जाने के बाद बार बार ईडी द्वारा नोटिस भेजने के बाद भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पेश नहीं हो रहे हैं। वो ईडी का नोटिस नहीं ले रहे हैं। इसका खामियाजा सीधे तिहाड़ जेल में जाके भुगतना पड़ेगा। चूंकि ईडी के नोटिस का जवाब नहीं देना इस बात को दर्शाता है कि बाप बेटे दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के पालतू की तरह काम कर रही हैं और जितनी भी कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को साधने के लिए करवा रही है। भाई ये कैसा है कि भ्रष्टाचारी जब बाहर रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं और जब भाजपा में जाके मिल जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये पूरी देश की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले समझ ले कि आपकी सत्ता अनंत और शाश्वत नहीं है और सत्ता परिवर्तित होगा। और जब परिवर्तन के साथ यही एजेंसियां हैं आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तब आपको एहसास होगा। कम से कम लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए देश में। ईडी की अपनी भूमिका है और विपक्ष की अपनी भूमिका है। ईडी अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है और जब जरूरत पड़ती है तो पूरा का पूरा सहयोग किया जाता है। लेकिन जब बदले की भावना से कोई चीज प्रेरित होती है तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी होती है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो ताका झाकी छोड़ दें, इधर उधर देखना छोड़ दें, अपना काम करें। अब उनकी स्थिति कैसे मजबूत हो इसके लिए प्रयास करें। केंद्र की सरकार जिस तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इन्फोर्समेंट एजेंसियों का विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से वो कार्रवाई कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, ये भी देश की आवाम के सामने है। ये कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसे स्वयं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने महान भ्रष्टाचारी कहा। उन्हें बीजेपी में शामिल करके, उन्हें लोटस लॉन्ड्री में डाल करके उन्हें नीट एंड क्लीन बना। बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना में जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। इसमें अभी से सारे बेड फुल रहने लगे हैं। पटना के आर ब्लॉक रैन बसेरा के सभी 45 बेड फुल हैं और गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो लोग यहां रात गुजारने आ रहे हैं वो भी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है और रैन बसेरा का भी डिमांड बढ़ने लगा है। राजधानी पटना के हर चौक चौराहों पर जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से रैन बसेरा का इंतजाम कराया गया है। ऐसे में राजधानी के आर ब्लॉक के पास आप देख सकते हैं कि सभी बेड जो है एक तरह से फुल हो चुके हैं, क्योंकि ठंड में आज से इजाफा होने लगी है और इसके साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पर जो है रात गुजारने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है तो पुरुष के लिए अलग से यहाँ पर बेड तैयार कराए गए हैं। यानी एक रैन बसेरा में 40 से लेकर 45 बेड लगाए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं भी दी गई है, यानी बिछावन से लेकर
जो कंबल है इसका इंतजाम किया गया है और सीसीटीवी कैमरे का भी इंतजाम किया गया है। यानी अगर कोई जरूरतमंद मजदूर हो या रिक्शा चालक, ठेले वाले यहाँ पर अगर रुकते हैं, उनके पास अगर सामान है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरामैन मनीष, आप जरा मैं कैमरे की तरफ भी ले चलिए कि सीसीटीवी कैमरे से कैसे निगरानी रखी जा रही है, जरा बात करते हैं। क्या सब इंतजाम है यहाँ? यहाँ सब चीज है, गरीबों लोग के लिए व्यवस्था है, चौकी का व्यवस्था है, चादर का है, बेडशीट है, पानी है, सब चीज है। शौचालय है? हाँ है। अच्छा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है? नहीं, सब निःशुल्क है। कोई आदमी अगर आ रहा है तो क्या उससे मांगते हैं? आधार कार्ड लगता है सिर्फ उन लोग के लिए। जितना दिन रुक सके वो? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। किस प्रकार का इंतजाम लगा? बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या सब व्यवस्था दिख रहा है? हमको तो समझ में बहुत अच्छा बुझा रहा है कि देखिए, मतलब कैमरा है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, कम्बल की व्यवस्था है। कोई चीज का पैसा नहीं लग रहा है? 1 पैसा सर नहीं लग रहा है सर। नहीं, 1 पैसा नहीं लग रहा है। आराम है? आराम बहुत अच्छा, इतना घर में आराम भी नहीं है। कुल मिलाकर ये कहें कि अभी ठंड बाकी है, लेकिन रैन बसेरा से लोगों को काफी राहत मिल रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखते हैं